ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की रिपीट कर देती हूँ मैं डेफिनेशन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग परपेचुअल लॉ, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इन चीजों को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जब आप बात करोगे तो एक तो आर्टिफिशियल पर्सन को ध्यान रखना है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये 3-4 जो पॉइंट्स है इनको आपने जरूर ध्यान में रखना है। इसके हमने फीचर स्टार्ट किए थे कंपनी के। फर्स्ट था आर्टिफिशियल पर्सन, मीन्स जो कंपनी है उसे क्रिएट किसने किया है, लॉ ने, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। ये हमारी तरह ब्रीथ कर सकता है, ईट कर सकता है, रन कर सकता है, टॉक कर सकता है, पर फिर भी ये पर्सन है, नेचुरल पर्सन की तरह नहीं है। क्यों है? क्योंकि हमने इसको लॉ के साथ क्रिएट किया है ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो बिजनेस है वो स्मूथली चल सके। सेकंड था सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है इन दी आईज ऑफ लॉ। जो जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज है कंपनी की वो सेपरेट हो जाती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स या फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। फिर था फॉर्मेशन, कंपनी की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सेवरल जो हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और रजिस्ट्रार जो इसकी है वो कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फोर्थ पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन, मींस कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहती है, कोई डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कोई इंसैनिटी हो जाए, कोई मेंबर आए जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कंपनी जो है अपना प्रोसीजर जैसे करती है वैसे ही करती रहती है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स जो है वो रोज आए दिन चेंज होते रहते हैं, तो इससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्लस हम कह सकते हैं members may go, members may come, but company remains forever। तो कंपनी जो है चलती रहेगी। और हम इसमें ये भी बात कह सकते हैं कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप होगा, मतलब बंद करने का जो बात है, वो कंपनी का जब दिल होगा, जो लॉ के अकॉर्डिंग होगा तभी बंद होगा। फिर इसमें आ जाता है कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल का पॉइंट रह गया। कंट्रोल की बात करें तो यहाँ ओनरशिप और मेंबरशिप अलग अलग है, मींस जो ऑनर्स है वो शेयर होल्डर्स है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो दोनों का काम अलग अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने ही सिलेक्ट किया अपने वोट से, वो कंट्रोल करते हैं हमारी कंपनी को, वो डे टू डे मैटर्स में वर्किंग ऑफ जो कंपनी होती है उसमें ध्यान देते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो नहीं करते सारा काम। तो इसलिए हम कह सकते हैं सारा कंट्रोल किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। और लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी जो है यहाँ पर लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड अप टू द शेयर्स है, मींस जो जितना लगाएगा कंट्रीब्यूट करेगा वो उतना ही, जितना उसका अनपेड शेयर होगा उतना ही वो पे करेगा, ठीक है। इसमें हमने कई बार एग्जांपल लिया, जैसे श्याम है उसके पास 5000 के शेयर्स थे, ठीक है, 5000 में से वो 3000 अब भी पे कर चुका है, तो रह गए 2000। तो 2000 जो अनपेड अमाउंट है वो सिर्फ उसी के लिए लाइबल है, उसकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही है। फिर आ जाएगा कॉमन सील, हर कंपनी के पास एक सील होती है जो कि बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंपनी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक सील से होते हैं, सिग्नेचर। हम तो पर्सनली सिग्नेचर कर सकते हैं लेकिन कंपनी खुद तो सिग्नेचर नहीं कर सकती ना, तो कहीं ना कहीं एक सील, एक साइन की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें एक सील बनाई जाती है, और अगर कोई भी एग्रीमेंट पे सील नहीं होगी कंपनी के कोई एग्रीमेंट पे, तो वो जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब कंपनी की सील लगानी बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है रिस्क बियरिंग, कंपनी के जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी रिस्क होते हैं, वो सब शेयर होल्डर्स आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और जो भी कंट्रीब्यूशन वो कैपिटल की करते हैं उस हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप देखो कभी भी लॉस हो भी जाता है
तो वो लार्ज नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स है उनमें डिवाइड हो जाता है, तो इतना लॉस इनको लगता नहीं है। और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो जो शेयर होल्डर्स है उनको पूरा राइट है अपने शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए, पर वो पब्लिक सेक्टर के होने चाहिए, ठीक है ना। और वो सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरिट्स। फर्स्ट मेरिट है लिमिटेड लायबिलिटी। अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंड ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स पेड बाय देम। तो जो पर्सनल एसेट्स होती है वो हमेशा उनकी सेफ रहती है, क्योंकि बाकियों की तरह इनको अपनी पर्सनल एसेट्स नहीं देनी पड़ती। सेकंड आ जाएगा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है कि अपने शेयर्स किसी और को बेच देना, पर अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी है वो कभी भी ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर करने से क्या होता है, जो ब्लॉकेज हो जाती है इन्वेस्टमेंट की वो ठीक हो जाती है। मींस मैं अगर शेयर होल्डर हूँ एक कंपनी में और मैं नहीं पे कर पा रही, तो मैं इससे अच्छा अपने शेयर्स को सेल कर दूं, किसी को बेच दूं, वो तो कंपनी के साथ डीलिंग ठीक रखेगा ना। तो ऐसे ब्लॉकेज जो हो जाती है वो दूर हो जाती है। आप ट्रांसफर कर दो शेयर्स, आपको जब लगता है आपको पैसों की जरूरत है आप उन शेयर्स को बेच दो, तो ये हो जाता है इजीली। तो कंपनी में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है। और कई लोग तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही करते हैं, तो खरीद लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। फिर है परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंटिन्यूटी का पॉइंट है, जैसे अभी हमने बताया, इसका ये बहुत अच्छा मेरिट है कि कंपनी कभी बंद नहीं होती, चाहे मेंबर्स की डेथ हो जाए, चाहे वो रिटायरमेंट ले ले। फिर एक्सपेंशन है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप से, तो कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि हर तरह के लोग करते हैं इन्वेस्ट, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी अच्छा लगता है। प्लस इसमें एक तो लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, एक ट्रांसफरेबल भी है इंटरेस्ट करना, एक रिटर्न्स भी अच्छे, डिविडेंड्स भी मिलते हैं, तो स्कोप तो है ही है एक्सपैंड होने का, यहाँ पर ज्यादा स्कोप है, मतलब पैसे बढ़ते हैं आपके कहीं ना कहीं। फिर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी में जितने भी लोग आप रखते हो वो स्पेशलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं अपने अपने एरिया में, वो हर डिपार्टमेंट को अच्छी तरह एक्सपर्टनेस से डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास पता है आपको कि एक्सपर्ट्स के पास आपके सारा पैसा है, आपकी कंपनी अच्छे लोगों के हाथ में, तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्रेटर मोबिलिटी बढ़ जाता है, प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाता है, ठीक है, कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं, एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा ही देता है जब अच्छे लोग काम करते हैं। इसी में अगर हम इसकी डी मेरिट्स की बात करें, मेरिट्स तक क्लियर है? यस मैम। Yes, sir. डी मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि काफी ये टाइम कंज्यूमिंग है, काफी मनी रिक्वायरमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इतने प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब इतने चक्कर काटने के बाद कई कई बार तो 6-6 महीने साल लग जाते हैं कंपनी स्टार्ट करने में, क्योंकि फॉर्मेलिटीज बहुत सारी है। आज ये कंप्लीट करके लाओ, आज वो लाओ, तो होती ही नहीं है वो कंप्लीट, कोई ना कोई गलती निकाल के वापस भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी फॉर्मेलिटीज है। और ये इतना इजी नहीं है, इसके लिए काफी स्टडी नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है, कंपनी स्टार्ट करने की। तभी तो हम प्रमोटर्स को रखते हैं, उनको उनको तो ये आता होता है काम करना, ठीक है ना, तो तभी हम प्रमोटर्स को रखते हैं। सेकंड आ जाएगा लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनीज में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये भी है कि ये सीक्रेट्स नहीं मेंटेन रहते, क्योंकि डे टू डे इंफॉर्मेशन तो आपको सारी बतानी पड़ती है, रजिस्ट्रार के पास सारी आपकी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, हर चीज आपने अपनी, जैसे जो भी बैलेंस शीट तक है, आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, पिछले साल लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, सब कुछ आपको बताना पड़ता है ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा नहीं सकते, तो सीक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है।
थर्ड आ जाता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट है। मींस सेपरेट का मतलब क्या है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। देखो सोल प्रोप्राइटर में अपना काम है, आप खुद करते हो। पार्टनरशिप में भी अपने ही लोग हैं, मिलके कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। यहाँ क्या है, खुद नहीं काम कर रहे। डायरेक्टर्स जो रखे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कर रहे हैं। अब वो क्यों इतना एफर्ट से करेंगे, उनका कौन सा अपना काम है, उनको तो हमने सैलरी देनी है, उनको अपनी सैलरी से मतलब है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अपनापन नहीं देते। और कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि जो एक होता है पर्सनली सारा काम करना और दूसरा होता है दूसरों से करवाना। तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स अच्छे नहीं रहते एम्प्लॉयज के, कस्टमर्स के, क्राइटर्स के। तो डिफिकल्ट हो जाता है एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाना। फिर है न्यूमरस रेगुलेशंस। अगर हम कंपनी की बात करें तो इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज है, इतना बर्डन है उनके पास, इतनी रिस्ट्रिक्शंस है। कभी वोटिंग की, कभी ऑडिटिंग करवाने की, कभी रिपोर्ट्स तैयार करवाओ, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, कभी सर्टिफिकेट्स बनवाओ। तो इन सब में पहले इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है। और फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं होती, अपने आप नहीं कर सकते। जो रजिस्ट्रार कहेगा बार बार डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे, बनवाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है, मतलब बर्डन लगता है कई बार वो रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर है डिलेड डिसीजन मेकिंग। अब ये स्मॉल सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं कि अकेला है खुद ही फटाफट डिसीजन ले लिया। या तो हर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेके टॉप मैनेजमेंट से कंसर्न करेंगे, फिर वो लोअर लेवल से पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, प्रपोजल लाना डिले ही होता है। कभी कोई काम एक टाइम पे नहीं होता, जल्दी नहीं होता। जो डिसीजन ले रहे हैं वो फास्ट नहीं होता, डिले होता रहता है। ओलिगार्किक मैनेजमेंट, ये जो कंपनी की इंस्टीट्यूशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं। इसका ओलिगार्किक मीनिंग होता है ओनली बाय फ्यू, मतलब जब कुछ लोग आपकी कंपनी को कंट्रोल करके रखते हैं ना, वो ये होती है। जैसे मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है, ऐसी ओलिगार्किक होती है। मींस या कुछ लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वही रिप्रेजेंटेटिव, वही अपने आप को बस समझते हैं, वही ऑनर बने हुए, वही सारा काम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तो चलती नहीं है, क्योंकि आप लोग तो दूर दूर बैठे हो, आप कौन सा आ रहे हो एज अ शेयर होल्डर। तो कहीं ना कहीं उनकी चलती है, हर चीज में वो अपनी पावर दिखाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे डिससेटिस्फेक्शन होती है, लड़ाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो शेयर होल्डर्स है वो दूर दूर होने की वजह से वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। तो डायरेक्टर्स होते हैं खुद ही पावर में होते हैं और खुद ही सारा काम देखते हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं डिसीजंस ठीक नहीं लिए जाते, अपने फायदे वाले वो डिसीजंस लेते हैं, सीधी सी बात है। और लास्ट आ जाता है कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब आप देखो इतने सारे पार्टीज है, इतने सारे शेयर होल्डर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कहीं ना कहीं इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट अराइज रहते हैं। सैलरीज को लेकर, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर, प्राइसेस को लेकर। शेयर होल्डर्स कहेंगे हमें डिविडेंड नहीं मिला, डिबेंचर होल्डर कहेंगे हमें इंटरेस्ट नहीं मिला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे हमारी टाइम पे सैलरी मिली। तो कहीं ना कहीं डिमांड डिमांड ही रहती है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन झगड़ों को संभालना। ठीक है ना। तो इनमें कन्फ्लिक्ट्स तो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के अराइज होते हैं, या अलग अलग इंटरेस्ट क्या कहा गया है। शेयर होल्डर्स के अपने झमेले हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपने हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अपने हैं, डिबेंचर होल्डर उनके अपने हैं। सबको बस अपने अपने पैसों की पड़ी है। मतलब कोई भी कंपनी पे ना ध्यान देकर सिर्फ अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में ध्यान देता है। क्लियर। Yes, ma'am. तो यहाँ हमारा टॉपिक फिनिश हो जाता है, कंपनी के मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहती हूँ, खासकर इस चैप्टर में। आप जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कंपनी का पार्टनरशिप के साथ, सोल प्रोप्राइटर का कंपनी के साथ, या सोल प्रोप्राइटर का पार्टनरशिप के साथ, प्लस जैसे डिफरेंस है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सारे तो अच्छी तरह करके जाना। एक तो स्कोरिंग बहुत होते हैं, अपना लाइंस लगानी है और ऐसा ही बनाना है जैसे स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहले बेसिस लिखना है, फिर पब्लिक, फिर प्राइवेट। फिर ये आप बता रहे हो अगर बेसिस में मेंबर्स, तो उनके सामने मेंबर्स के बारे में ही बताना है। कई बच्चों को गलत मलत लिखते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारे मार्क्स कटे हुए थे। तो थोड़ा सा अच्छे वे में करना है, ये नहीं कि बस 2 लाइनें खींची और गंदमंद लिख देना है। ये आपके सितंबर के एग्जाम है, तो इसको नीट एंड क्लीन आप ले कर ले बहुत ही।
अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कर लो या वैसे कर लो। कई बार क्वेश्चन आता है क्या प्रिविलेजेस है एक प्राइवेट कंपनी को ओवर पब्लिक कंपनी, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसमें पब्लिक कंपनी के अच्छी बातें, मतलब पब्लिक कंपनी के साथ डिफरेंस ही पूछ रहे हैं एक तरह के। तो आप पहले पता हो कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो ट्रांसफर नहीं करती अपने शेयर्स। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम या 200 लिखे हैं, कहीं 50 लिखे हुए हैं, ठीक है। पर और ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती अपने शेयर्स परचेज करने के लिए। इसके अलावा इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख है, जबकि पब्लिक का क्या है 7 लाख है, 5 लाख है सॉरी। उनके मेंबर्स मिनिमम 7 है। तो ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंस कर सकते हो। फर्स्ट टाइम मेंबर्स की बात करें, प्राइवेट कंपनी में 2, यहाँ पर 7, कम से कम 7 होने चाहिए। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, वहां 200 है। फिर आ जाओ डायरेक्टर्स की बात करें, प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स चल सकते हैं, लेकिन पब्लिक में 3 होने चाहिए। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स होता है कि वर्क करने का वो, कि वहां पर हर काम की जो है वो कंपलसरी नहीं होता इंडेक्स देना, अपना वो देना, ठीक है ना। एक तरह का आप कह सकते हो क्लैरिफिकेशन देना अपने वर्क की। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा देना पड़ेगा, कंपलसरी है। ट्रांसफर, वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को, पब्लिक कंपनी में आप ट्रांसफर कर सकते हो। इनविटेशन है, पब्लिक तो है ही पब्लिक के लिए, इसलिए पब्लिक को इनविटेशन जाता है। वहां प्राइवेट है तो वो पब्लिक को इनविटेशन नहीं देते। क्लियर है। इसी में हमारा एक टॉपिक था चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर में होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो सुन ले, वो टॉपिक हमारा कट चुका है। तो आपको रिवाइज जो भेजा हुआ है सिलेबस, उसको जरूर ध्यान में रखना, उसको मत करना। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 में हमने सबसे पहले किया सोल प्रोप्राइटर, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। सेकंड हमने किया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। फिर हमने किया पार्टनरशिप, जिसमें हमने मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स किए। फिर हमने टाइप ऑफ पार्टनर्स किया। फिर हमने टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स करी, जो ड्यूरेशन और लाइबिलिटी के बेसिस पे थी। फिर हमने पार्टनरशिप डीड का टॉपिक किया। फिर हमने बताया रजिस्ट्रेशन क्यों कंपलसरी है, ये अच्छी तरह पता हो इस टॉपिक से रिलेटेड। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है, कौन बताएगा मुझे। यस, नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। पार्टनरशिप जो है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, या इसे ओरल को बोलते हैं साइलेंट होना, तो हो सकती है। और जो माइनर मेंबर है वो पार्टनर बन सकता है, नो मैम, नहीं बन लेकिन हम सकता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बाय बर्थ होता है। हाँ, और कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, और बाकियों की लिमिटेड रहती है। नहीं, कर्ता की, हाँ, कर्ता की अनलिमिटेड है और बाकी जो उसके को पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड है, ये याद रखनी है। इसके अलावा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी किया, जिसमें हमने फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स किए, प्लस साथ में उसकी टाइप्स करी। टाइप्स पे क्वेश्चन आ जाता है, आपको कई बार एक लाइन दी होती है, आपको फाइंड आउट करना होता है वो किस पे पूछी गई है। हो सकता है कंज्यूमर पे पूछी गई है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव पे पूछी गई है, फार्मर्स पे पूछी गई है, तो ये जरूर करना है। इसके अलावा कंपनी क्या है, कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आज हमने किए, प्लस साथ ही हमने इसके प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का किया। इसमें मोस्टली क्वेश्चन यही आता है क्या बेनिफिट्स है एक प्राइवेट कंपनी के, तो या बेनिफिट्स पूछे, आप बेनिफिट्स लिख दो, या उसको पब्लिक से कंपैरिजन करके ही बता सकते हो। प्रिविलेजेस पूछे तो भी एक तरह का डिफरेंस ही वो पूछ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है हाउ डज अ मेल पर्सन बिकम मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाउ डज
a male person become member of Hindu undivided family business? कैसे एक मेल पर्सन मेंबर बन सकता है? कब बन सकता है एक मेल मेंबर पर्सन? बाय बर्थ, जैसे ही बर्थ होगा वो मेंबर बन सकता है। सारे डिसीजंस कौन लेता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में? कौन लेता है सारे? कर्ता लेता है। करता किसमें एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप होता है? कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन सी फॉर्म है वो, जहाँ जो मेंबर्स होते हैं वो एजेंट? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ठीक है ना? पार्टनरशिप में ध्यान रखना है मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 20 है। पर अगर बैंकिंग के केसेस में कितने हैं? 10 है। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में ध्यान रखना है मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, 2 तो होंगे तभी पार्टनर बनेंगे, और मैक्सिमम 20 मेंबर्स बन सकते हैं। पर अगर बैंकिंग का बिजनेस खोल रहा है पार्टनरशिप में तो उसमें 10 हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं बना सकते। पर अगर यही प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात करें तो 2 और 200 है, और वहां 7 के साथ अनलिमिटेड है कंपनी में। ठीक है ना? कंपनी में अनलिमिटेड है पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट में 200 की मैक्सिमम लिमिट है। वहां 20 है पार्टनरशिप में या 200 है। Which type of partnership is formed for completing a particular project? एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कौन सी पार्टनरशिप फॉर्म की जरूरत होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहीं से देख सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनरशिप बनती है तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। Which form of business organization is best for permanent structure? जहां आपको परमानेंट काम चाहिए, परमानेंट स्ट्रक्चर चाहिए, तो कौन सा ठीक है? ज्वाइंट हिंदू ठीक है, पार्टनरशिप ठीक है, सोल प्रोप्राइटर ठीक है, कंपनी ठीक है, कौन सा ठीक है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए ज्वाइंट हिंदू तो आजकल खत्म ही हो गया है, उसको तो सोचो ही मत। अब कंपनी, क्योंकि कंपनी बंद नहीं होती, वाइंडिंग अप नहीं होती ना, सोल प्रोप्राइटर हो जाती है, कंटिन्यूटी नहीं है उसकी, पार्टनरशिप की भी नहीं है। परमानेंट मतलब जो परमानेंट रहना चाहते हैं उनके लिए कंपनी ठीक है। Which document define the objectives of the company? कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है आपके? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम, और इसे चार्टर्ड ऑफ कंपनी भी कहते हैं, चार्टर्ड ऑफ कंपनी। Which document contains the rules and regulation for internal management? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स? कौन सी रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी है? सेबी। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। It is compulsory for every company to have their own article of association? No, ma'am, it's not required by public companies. तो फिर उनके बदले वो क्या ले सकते हैं? कौन सा टेबल है वो? टेबल एफ। ए, टेबल ए। इट इज नेसेसरी फॉर एफ भी बोलते हैं, वैसे टेबल ए है वैसे बोलते हैं। ओके मैम। It is necessary for private company to issue prospectus? प्राइवेट कंपनी यस मैम। सोच के बताओ, प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस छपवाना जरूरी होता है? ये पहले भी कई बार डिस्कस किया, नहीं होता, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए होता है। प्राइवेट कंपनी तो मैंने कई बार बोला है, प्राइवेट कंपनी तो लिमिटेड मेंबर्स होते हैं कि हर बार वही मेंबर्स होते हैं, तो उनको तो पहले से ही पता होता है कंपनी के बारे में। प्रोस्पेक्टस क्या है? जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, हमारी कंपनी ने ये किया है, वो किया है,
ठीक है ना, जैसे स्कूल में प्रोस्पेक्टस होते हैं, तो प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, पर पब्लिक कंपनी क्योंकि वो पब्लिक उसमें डीलिंग करते हैं इसलिए वहां प्रोस्पेक्टस जरूरी है। तो कभी भी प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं है, याद रखना, क्योंकि वो पब्लिक से डीलिंग ही नहीं करती प्रोस्पेक्टस, तो उनको पब्लिश करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी टाइप के आले हैं, देख लो आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वह कौन सा प्रिंसिपल चलता है, मैंने कल परसों बताया था जब कोऑपरेटिव करवाया था। ऑप्शन बताती हूँ, 1 शेयर 1 वोट, नो वोट, 1 मैन 1 वोट या मल्टीपल 1 vote. 1 man 1 vote. 1 बिल्कुल vote. करेक्ट है, 1 man 1 vote. 1 वोट, ठीक है ना। कर्ता की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। Unlimited. प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर, प्रॉफिट एक दूसरे से नहीं बांट ले, ये कहाँ नहीं बांटे जाते, पार्टनरशिप में बांटे जाते हैं प्रॉफिट्स, Yes, ma'am. कंपनी में Sole proprietorship में नहीं बांटने पड़ते. सिर्फ सोल प्रोप्राइटर एक आएगा, अगर उसमें ऑप्शंस में सोल हो तो वो आपने क्लिक करना है कि वहां नहीं बांटे जाते, बाकी चाहे ज्वाइंट हिंदू आ जाए, पार्टनरशिप आ जाए, कंपनी में भी तो जो प्रॉफिट होते हैं वो सारे शेयर होल्डर को डिवाइड ही होते हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं प्राइवेट कंपनी के, 2। 200. Two. तो आपने 2 वाले पे क्लिक करना है, और अगर पब्लिक की पूछी तो 7। 7. जो नेम का अप्रूवल करवाते हैं, हमने पढ़ा था ना मेमोरेंडम में, अप्रूवल ऑफ द नेम, वो कहाँ करवाते हैं, सेबी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, या गवर्नमेंट? Registrar of company. Registrar of company. करेक्ट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाते हैं। अगर पूछी जाए स्टेजेस बताओ लाइन वाइज, तो सारी स्टेजेस आपको लाइन वाइज पता है, आप क्लिक करके बता दो कि करेक्ट वाली कौन सी होती है। फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रमोशन, सेकंड क्या थी, Incorporation. थर्ड क्या थी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, Capital और subscription. फोर्थ थी कमर्समेंट ऑफ बिजनेस। And of business. बता दो आपको, ठीक है, जान के ऊपर नीचे करके दियोगे, कंफ्यूज मत होना, लाइन वाइज याद रखना। और पहली 2 के बाद प्राइवेट जो कंपनी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बार बार ये बताती हूँ मैं, बार बार फिर बता रही हूँ, तो इसका मतलब पता होना चाहिए। जो नहीं सुन रहे, 2-4 बच्चे मुझे लग रहा है इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, बाकी भी सुने। प्राइवेट जो कंपनी है वो पहले 2 स्टेजेस के पास अपना वो खोल सकती है बिजनेस, लेकिन पब्लिक कंपनी को 4 स्टेजेस से होके जाना पड़ता है। बस इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस होगी, जिसमें पेपर आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, आपका 30 में से 20 मार्क्स के तो 4 ऑप्शंस वाले ही होंगे एमसीक्यूज, और बाकी 10 जो होंगे वो ट्रू फॉल्स होंगे, वो इजिली आपको पता चल जाएगी। अब मान लो मैं लिख दूं एग्जांपल लेके, करता है लिमिटेड लायबिलिटी, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, False. फॉल्स है, तो बड़ा False है। इजी होगा, आपको मुश्किल नहीं आएगी, उन्हीं को मुश्किल नहीं आएगी जिन्होंने पूरी स्टडी कर रखी होगी चैप्टर्स की। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा रिवाइज हो चुका है। इसी के साथ जो चैप्टर 7 जुड़ा हुआ है वो भी हम रिवाइज ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। चैप्टर 3 भी हमारा रिवाइज हो चुका है, पब्लिक डिपार्टमेंटल। अब रह गया हमारा चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4, मतलब इंश्योरेंस वाला चैप्टर प्लस चैप्टर नंबर 1। तो मंडे को हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 1 है वो एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, उसके बाद चैप्टर 4 भी रिवाइज कर लेंगे। अब आपको इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, डिफेंस किसका एग्जाम्पल है, आपको ऑप्शन दे देंगे डिपार्टमेंटल, पब्लिक या गवर्नमेंट का। Departmental undertaking. ये डिपार्टमेंटल का आपने इजिली पहचान लिया, ऐसे ही किसी और का भी हो सकता है, ठीक है ना।
अगर आ जाए 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है तो वो कौन सी कंपनीज होती है? पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंटल, तो आप इजीली बता Government Government company. company. इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि ये कई बार मैंने बताया सिमिलर सिमिलर से है, और अगर आप तीनों को एक साथ करें, देखें डिफरेंस की फॉर्म में, तो आपको डिफरेंस समझ आता है कि तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, चाहे वो पब्लिक डिपार्टमेंटल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टैट्यूटरी हो। अब इनमें तीनों पे कई बार आ जाता है, मैंने शायद करवाया भी था ये। लीगल स्टेटस की बात करें, जो डिपार्टमेंटल है वो नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जबकि स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट में क्या है, सेपरेट सेपरेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकता है, किसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, 3 ऑप्शंस दे दी, तो आपको डिफरेंस से अगर सारा पता होगा तो आप इजीली बता दोगे। स्टाफ की बात करें, किसके स्टाफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते, बता दोगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें या डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, किसके पास ज्यादा फ्रीडम है, तो अगर हम देखें तो स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट के पास फिर भी फ्रीडम होती है वर्क करने की, लेकिन डिपार्टमेंटल के पास कोई फ्रीडम नहीं होती। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर। अगर मैं पूछूं अब आरबीआई, एलआईसी किसका एग्जांपल है? Public corporate, public government. हाँ, अगर पब्लिक वर्ड ना हो ऑप्शन में, स्टैट्यूटरी दिया हो, तो समझ जाना वो एक ही नाम है। ठीक है ना, तो उस पे क्लिक कर देना। ऐसे ही अगर सेल, SAIL नाम दूं मैं, तो वो क्या है? स्टील अथॉरिटी जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है ना, तो ये थोड़े थोड़े नाम इसमें याद कर लेना। रेलवेज हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, डिफेंस हो गया, ये डिपार्टमेंटल के। वहां सारे एग्जांपल्स बड़े इजी वे में दिए हुए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, भेल BHEL नाम आ जाता है, तो ये ऐसे याद रखने आपको। और जो बिजनेस सर्विसेज जैसे चैप्टर 4 है, उसमें तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज वाला अच्छी तरह पढ़ना ही है। प्लस जैसे मैंने पहले बताया, इंश्योरेंस के सारे आपको टॉपिक्स पता हो, उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड खासकर लाइफ इंश्योरेंस के वो प्रिंसिपल्स हुए वो अच्छी तरह पता हो, क्योंकि कई बार मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे इंडेमनिटी का पॉइंट है, वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं चलता। लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त, पॉलिसी लेते वक्त प्रेजेंट होना चाहिए, जब पॉलिसी खत्म होती है तो नई जरूरत है। पर फायर और मैरीन में पॉलिसी लेते वक्त भी और पॉलिसी एंड होते वक्त दोनों तरफ प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस टाइप की चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको थोड़ा अच्छी तरह पता हो। कौन सा प्रिंसिपल है, यहाँ कंट्रीब्यूशन से काम चलता है, जहाँ कंट्रीब्यूट करके देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, कौन सा वो प्रिंसिपल है जहाँ हर चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए, वो अटमोस्ट गुड फेथ है। तो इस टाइप के आपको मिलेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट चैप्टर जो है, जैसे अभी हम रिवाइज तो करेंगे, उसमें टर्शरी सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी हो गया, इससे रिलेटेड काफी बन जाते हैं एमसीक्यूज, जो मोस्टली बन जाते हैं। या कोई लाइन दी होगी, आपको बताना होगा एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशन है या बिजनेस है, तो आप लाइन देख के इजीली बता सकते हो। क्लियर? Yes, ma'am. Yes.